अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा विद ऑल द रेनी वेदर हियर इन लाहौर। बट यस, पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो पाकिस्तान हॉकी में संडे को अंडर 18 एशिया कप में जो है वो पाकिस्तान फाइनल तक तो जरूर पहुंच गया था, मगर यस, जापान के अगेंस्ट पाकिस्तान अंडर 18 टीम जो है कुछ बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। बट एट द अदर एंड ऑब्वियसली बात हो रही है क्या पाकिस्तान की मेन हॉकी टीम इंडिया जाएगी कि नहीं जाएगी, बट सोर्सेस क्लेम कि नहीं, दे वोंट बी विजिटिंग इंडिया। बट बाकी और डिस्कशन ये हो रही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स, पहले सिक्योरिटी के एक भेजा जाएगा, चेक की जाएगी कि वेदर सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, और फिर पाकिस्तान टीम जाएगी। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें अनफोल्ड करेंगी। बट क्या पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं हूं सबीरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। जहाँ तक घूमने का ताल्लुक है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑडिट रिपोर्ट भी मीडिया में घूम रही है गुज़िश्ता एक चंद दिनों से, 48-72 घंटों से, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑडिट रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जारी की, उसकी दस्तावेज़ात के मुताबिक 2023-24 के माली साल में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है और उसमें मुश्तबे मशकूक तकर्रियाँ, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठाए गए हैं और गैर मजाज अदायगियों के साथ साथ जो ठेके हैं उनकी भी निशानदेही की गई कि शायद ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं दिए गए। इसमें एक हैरान कुन चीज़ ये भी है कि फरवरी 2024 से जून 2024 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन को यूटिलिटी बिल्स और दीगर जो मराहत हैं उसकी मद में उनको 4 मिलियन से ज़ायद की रकम दी गई है, जबकि वो इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी थे। ये रिपोर्ट बताती है मीडिया। और इसके साथ साथ आज याकूब साहब ने एक स्टोरी की है डॉन में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्क्रूटनी कमेटी अगर बनाई जा रही है तो उसमें भी जो खिलाफ ज़ाबता काम हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। जब हम हॉकी का जिक्र करते हैं तो क्रिकेट का जिक्र इसलिए साथ में आता है कि अगर आज पाकिस्तान कि हॉकी इस सतह पर पहुंच चुकी है कि हम 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें नंबर पर होते हैं, हमारी टीम के खिलाड़ियों के पास यौमिया जो मुआवजा या उनको अदायगियाँ करना होती हैं आपने उनके एजाज़िये में, वो आप उनको नहीं दे पाते हैं। पाकिस्तान की जूनियर टीम अगर गैर मुल्की दौरों पर होती है तो उनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफरी सहूलियात नहीं होती हैं। तो ये अगर हम इस सतह पर पहुँचे हैं, इस जगह पहुँचे हैं, इस तनज़्ज़ुली पर आए हैं, तो इसकी वजह एक ये है कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, इंतज़ामात को बेहतर अंदाज में नहीं चलाया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान में दीगर इदारों को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की नेट बॉल को भी सवाल एक उनसे वजाहत मांगी है कि जो इवेंट हुआ था उसमें क्या वाक़ईतन उनकी कारकर्दगी वो थी जो बताया गया है। तो ये सब चीज़ें ज़िक्र करने का और लोगों के सामने रखने की बुनियादी वजह यही है कि पेशतर इसके कि आप सबका हाल पाकिस्तान हॉकी जैसा हो जाए, आप पैसों को तरस रहे हों और आपके पास फ़ंड्स ना हों, तो बेहतर यही है कि आप अपने इंतज़ामात को ठीक करें। जहाँ तक ताल्लुक़ अंडर 18 हॉकी टीम का पाकिस्तान की, क्या वाक़ईतन इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट पर हुई, इसका जो कोचिंग पैनल है वो मेरिट पर बना, और क्या वाक़ईतन पाकिस्तान टीम को जिस अंदाज़ में खेली है इससे बेहतर नताइज क्यों हासिल नहीं कर पाई है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के 2 नुमाया हॉकी प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान का वो आखिरी दौर जिसमें हम 5वें से निकलते निकलते फिर 17वें तक पहुंचे हैं, ये उसको छोड़कर गए हैं। रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन मोहम्मद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सकलैन साहब। तो आज ऐसे ही नज़र आए हैं जैसे एक मरतबा टीम ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हो रही थी, रोलैंड टॉल्टमन हमारे कोच थे और इनका नाम नहीं आया और फिर ये कुछ अरसे के लिए गोशा नशीनी में चले गए, कुछ देर मंजर आम से गायब हो गए। ये पाकिस्तान की हॉकी मंजर आम से गायब ही रहनी है सकलैन साहब? मैं समझता हूँ कि जब तक राइट मैन ऑन द राइट जॉब नहीं होगा तो इस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आएगी। एक्चुअली नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2004 में जब रेहान भी ओलंपिक्स खेला, वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो है वो 9 जो है वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो है वो 9 गोल किए उस टूर्नामेंट में, और सोहेल अब्बास ने भी हैट्रिक की। और ठीक जो है वो 8 साल के बाद जो है वो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 9-1 से जो है वो शिकस्त दी थी। तो वो खाली जो है वो इस तरह ही जो है वो कह लें कि गोशे नशीनी में नहीं रह गए। उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, उन्होंने जो है अपना स्ट्रक्चर बेहतर किया। उन्होंने जो है वो आज देख लें कि वो इंग्लैंड की टीम इस वक्त दुनिया की टॉप टीमों में है। तो ये जो है वो नॉन प्रोफेशनल अप्रोच हमारे ख़त्म हो गई, और कह लें कि जो लोग आए वो भी कुछ डिज़र्विंग लोग नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा राइट मैन ऑन द राइट जॉब,
तो अभी राणा साहब राइट मैन नहीं है उस सेक्रेटरी के ओहदे के लिए? राणा राइट मैन, राइट हैंड जरूर होते हैं, राइट मैन नहीं होते वो। तो ये जो है ये चीज़ देखनी चाहिए। देखिए अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा प्लेयर, दुनिया का टॉप का प्लेयर हो, वो आके जो है वो इंतज़ामी अमूर में जो बखूबी अंजाम दे सके। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर मैराडोना और वो अच्छा कोच बन सके। तो ये जो है वो राइट मैन ऑन द राइट जॉब जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक राइट मैन जिन्होंने आखिरी मरतबा जब 2010 में पाकिस्तान ने एशियाई खेलों में तमगा सोने का हासिल किया और आज नेशंस कप में जब पाकिस्तान का गोलकीपर सबके सामने था तो उस वक्त सलमान अकबर साहब सबकी नज़रों में थे। सलमान अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी वालेकुम सलाम, सबको सलाम। बहुत शुक्रिया। ये राइट मैन राइट जॉब का क्या फॉर्मूला है? ये क्या बातें कर रहे हैं सकलैन साहब? क्या पाकिस्तान में राइट मैन नहीं है इस वक्त तोतों के ऊपर सलमान साहब? नहीं, अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बिल्कुल यही लगता है कि बिल्कुल नहीं है। और अगर होते तो आज ये हालात ना होते, आज आपको शायद ये शो भी ना करना पड़ता। बिल्कुल ऐसी बात है, नॉन प्रोफेशनल लोग आके बैठे हुए हैं और जो हॉकी, ये आज की बात नहीं है। अब वो बात भी कहते कहते भी मेरे ख्याल में हम थक गए हैं कि ये काम इस तरह से नहीं चल रहा है। और सकलैन ने अभी इंग्लैंड की जो एग्जांपल दी है और आज आप देख लें, हम इजीली इंग्लैंड, अब मुझे याद है हम जब इंग्लैंड से मैच आता होता था तो हमें इतनी वरी नहीं होती थी, हमें पता होता था हमें जीत जाना है। अच्छा। बिकॉज एक तो बैच बहुत अच्छा था और प्लेस क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और उसके बरक्स अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ी स्ट्रगल करता है ये टॉप टीम्स के खिलाफ। तो इसकी यही वजह है कि आपने कभी कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वही लोग बार बार आके म्यूज़िकल चेयर की तरह से आ जाते हैं और आके इतने इतने बड़े दावे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई कहता है ये साल हॉकी का होगा, कोई कहता है हम एक बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं उसको स्ट्रक्चर बनाने, अकेडमीज बनाने लगे हैं और ये करने लगे हैं। तो सिर्फ बातों की हद तक की नजर आए। मेरा ख्याल आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई कहता है मैं हॉलैंड से टीम आ गई हमारे यहाँ पर खेलने के लिए। वो एक बहुत बड़ी डिबेट है उस पर। तो उसकी अगर हम डेप्थ में जाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉरी टू से मैं बड़ा ब्लंटली बोलूंगा, आपको ब्लैक मनी वाइट होता हुआ नजर आता है और कुछ नहीं है उसके पीछे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब कौन करेगा जी? राइट मैन फॉर द राइट जॉब रेहान, कौन चुनेगा? कौन पहले राइट मैन भी तो होना चाहिए जो राइट मैन फॉर द राइट मैन राइट जॉब। सवेरा मेरे ख्याल से कि मैंने हर दफा एक ही इतना लंबा सांस आपने जवाब मैंने सलमान की बात के ऊपर एक ली है वो लंबी सांस, क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो चीज़ें सामने हालात इतने ख़राब हैं कि इतनी लंबी सांसें लेनी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, ये तो राइट मैन तो ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस ओहदे के ऊपर आपकी सेक्रेटरीशिप और प्रेसिडेंटशिप के ऊपर कोई हॉकी का प्लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि ये हॉकी प्लेयर्स जो हैं ये ग्राउंड मैनेज करते अच्छे लगते हैं, प्लेयर्स को मैनेज करते अच्छे लगते हैं, कोचिंग करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कोई इदारा चलाना, आई डोंट थिंक सो। मैं अपने बारे में कहूंगा कि मुझे अगर कोई इदारा दे दे, मैंने कभी कोई इदारा चलाया ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको रन करूंगा? अगर आज मुझे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना दिया जाता है तो मैं किस तरह चलाऊंगा? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ। यही काम पिछले 14 साल से हो रहा है और सिर्फ ये सोचा जाता है कि टीम परफॉर्म करे और पैसे हम कहां से लेके आए, और वो जब पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल किस जगह पे हो रहा है? मेरे ख्याल से कि प्लेयर्स के ऊपर तो नहीं हो रहा। अगर प्लेयर्स के ऊपर हो रहा होता तो आज पाकिस्तान की टीम जो है उसको डेली अलाउंस भी मिले होते, वो अच्छी जगह रिहाइश पजीर भी होती। और दूसरा जो जूनियर टीम गई है सवेरा, देखें हमारे मुल्क का ये इल्म है कि हमारी जूनियर टीम अंडर 18 पहली दफ़ा बच्चे गए हैं बाहर। वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आगे उन्होंने दूसरे शहर जाके एशिया कप खेलना है और जब वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे तो आगे की टिकट्स ही नहीं है उनकी। तो ये काम किसका है? ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, इंतजामिया का है। वो बच्चे 10 घंटे 14 घंटे बीजिंग एयरपोर्ट पे रुके हैं, उसके बाद उनका जो मैच था हांगकांग के कता कलामी की माजरत, अंडर 18 की जो टीम है इसमें कितने बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डेवलप किए हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोई डेवलप किए हुए नहीं है, ये प्राइवेट एकेडमीज के डेवलप किए। बिल्कुल, 5 मेरे ख्याल से दार एकेडमी से हैं, 4 जो हैं वो ख्वाजा जुनैद साहब की एकेडमी से। सो इसका मतलब ये कि पहला ही स्टेप जो था कि डेवलपमेंट ऑफ द यूथ वो तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने इधर से पकड़े उधर से पकड़े इधर से पकड़े, तो वो तो पहली चीज मैंने पहले यही बात बोली थी पहले भी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि
एक एकेडमी ऐसी लगाए कि जो ग्रूम करे बच्चों को। और अगर आप नीचे पौधा ही नहीं लगाएंगे तो आप किस तरह सोचेंगे कि आने वाले वक्त में आपको कोई फल मिलेगा। तो ये जो मैं ये कहता हूँ, ये तो बड़ी ही एक ये जो प्राइवेट लोग जिन्होंने एकेडमीज चलाई हुई हैं, और जैसे एचिसन कॉलेज आजकल काम कर रहा है छोटे बच्चों के साथ, सकलैन उसमें कोच है, तो वो ही बच्चे आगे आ रहे हैं और वो ही बच्चे आगे अंडर 18 के अंदर आ रहे हैं। अगर ये एकेडमीज ना हो, ये चीजें ना हो, तो कभी भी पाकिस्तान को अंडर 18 के बच्चे ना मिलें। पहले डिस्ट्रिक्ट होती थी, डिविजन्स होती थी, पंजाब बोर्ड होता था, चीजें होती थी सारी, जब एक स्ट्रक्चर बनता था। इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वो है ही नहीं, प्रायोरिटी नहीं है इसके ऊपर काम करना। उनकी प्रायोरिटी है फंड्स लाना और उसको प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को उनके डेली अलाउंसेस दे देना और वो तकसीम करना। अच्छा, ये जो अंडर 18 लाना और आपस में तकसीम कर लेना। अंडर 18 का जो टूर्नामेंट हुआ है सकलैन साहब, आपने मैचेस देखे, मजमूई तौर पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? चूँकि अभी रेहान ने बताया कि ये पहली मरतबा गए, गो के बीजिंग जाकर इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा, उन्होंने कहा कुछ घंटे यहाँ पर गुजारते हैं, देखते हैं सारा एयरपोर्ट, फिर आगे सफ़र करेंगे। कुछ घंटे वहाँ पर वो ठहरे, तो इसके बावजूद भी कारकर्दगी खेल के मैदान में कैसी? देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे हैं अंडर 18 के, और जिस तरह रेहान ने कहा कि डार अकेडमी है और जिस तरह दूसरी प्राइवेट अकेडमी है, भला हो इनका कि ये ग्राउंड में बच्चे रोज़ शाम को ट्रेनिंग करवाते हैं, यहाँ पे बच्चे आगे रहाइश पजीर भी हैं और अपनी जेब से ये पैसे फंडिंग करते हैं, टोटल फंडिंग अपनी जेब से करते हैं, सुबह भी ट्रेनिंग। और वही बच्चे 8 बच्चे लाहौर के थे और 8 ही कहीं और से सिलेक्ट हुए। आप देखें कि टोटल जो है ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जहाँ से बच्चे पिक हो। हमने ट्रायल्स लेने थे तो हमें अंडर 13, जिस तरह क्रिकेट में है, उन्होंने तो अंडर 13 बच्चे दे दिए हमें कि वहाँ पे रैंकिंग थी। हमारा अंडर 13 क्या, हमारे जो सीनियर टीम के बच्चे हैं उनकी रैंकिंग नहीं है कि कितने मैचेस खेले हुए हैं, क्या नहीं है, बिल्कुल जो है वो कोई फुटप्रिंट ज़ूमानी किस्म के जो है ना 20 सालों से जो काम होते हैं सिर्फ उन्होंने अपनी जेब में भरी हैं आगे। टू बी ऑनेस्ट, दिल नहीं कर रहा था कि इस तरह की बातें करें आगे, करप्शन की। हम तो थक गए, क्या गए, जैसे सलमान ने कहा कि हम तो थक गए हैं ये बातें कर करके। देखिए, अंडर 18 जो है, जब हम खेलते थे तो हम यूरोप के जो है बिफोर जो एशिया कप था, हम यूरोप का टूर करते थे, जर्मनी, हॉलैंड, इनके साथ मैचेस खेलते थे। हमारे जो है वो 15-20 मैचेस हमें अच्छे मिल जाते थे, साउथ अफ्रीका वगैरह जा खेल जाते थे, तो फिर हम आके एशियाई टीमों के खिलाफ खेलते थे आगे। अभी देखेंगे वो हमने जो है वो सर्वाइव तो कर लिया, बांग्लादेश को जीत के, हांगकॉन्ग को जीत के, चाइनीज ताइपाई को जीत के, तो हमने सर्वाइव तो कर लिया। मगर जब असल मार्का आया वो सेमीफाइनल में था हमारा मलेशिया के अगेंस्ट, और मलेशिया की टीम जो है वो जापान से 6-2 से हारी हुई थी, एक बिग मार्जिन से हारी हुई थी, ह्यूज टेनिस लाइक अ टेनिस स्कोर, जिस तरह टेनिस का जो है विंबलडन लेडीज का जो फाइनल हुआ है 6-0, सेम वही स्टोरी जो है वो यहाँ पे नजर आती हुई देख रही थी। वैसे 6-0 किसी और जगह पर भी है 6-0 तो ये जो है बिल्कुल उसमें आप देखें कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान मलेशिया के खिलाफ डाउन होकर लकीली जीत गया। उसमें कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा था कि बच्चे जो है वो एक जो जिस तरह वो मलेशिया की टीम ज्यादा बेहतर खेल रही थी, हमारे बच्चे जो वही पुरानी हॉकी लेके आगे भागना, फिर जो है खड़े होकर देखना कि पीछे डिफेंस रोक रही है, कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो नजर नहीं, जैसे यूरोपियन टीमें खेलती हैं, एक गेम प्लान नहीं दिख रहा, गेम प्लान तो दिख नहीं रहा था। और फाइनल में आप देखें इसी तरह के वन साइडेड मैच हुआ है और पाकिस्तान ने एक दफा फुल बैक ने आपस में पासिंग करके मिडफील्ड को दे के आगे बॉल थ्रू किया हो कि आगे से बेसलाइन यूज हुई हो, कुछ भी नहीं ऐसा। और प्लेंटी कॉर्नर जितने के जितने मिले वो सारे के सारे डायरेक्ट शॉट्स लगा दिए उन्होंने, कि एक आम बंदा भी देखने वाला था कि अगर वो देख रहे हैं, और इतने जो है गैप्स थे उनमें जापान की टीम में, जब पाकिस्तान ने प्लेंटी कॉर्नर लिया, अगर अच्छा यहाँ पे कोच हो तो वो इनडायरेक्ट करके आप गोल उतार भी सकते थे। इवन देन इन हालात में भी व्हाट्सएप भी इनडायरेक्ट पे बड़े अच्छा गोल करते हैं। इनडायरेक्ट वो जो व्हाट्सएप करते थे आगे वहाँ पे टच करते थे गोल के पास से आके, इंडिया को इन्होंने गोल किए हुए, तो वो हर जगह हर जो है वो प्लेंटी कॉर्नर में खाली था। तो देखिए एक तो फेडरेशन को जो है वो इन्होंने लाइकिंग डिसलाइकिंग भी एक बहुत ज़्यादा एक मैटर है कि ऐसे लोगों को कोच में लगा देना जिनका कोई एक बैकग्राउंड कैरियर नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो आके पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना शुरू कर दें आगे। और क्या है कि वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि वहाँ से आके जो है वो बंदे आते हैं, ऊपर से फ़ोन करवा के आ जाते हैं, तो आप उनको कोचेस बनाते हैं, या जो फेडरेशन के लोग जो काम करते हैं आगे जो दफ्तरों में आके जो है चाय जो है वो पेश करते हैं। अच्छा, आपने फ़ोन की बात की, सलमान साहब आपका फ़ोन अच्छा नहीं है? नहीं, मेरे पास इनके नंबर नहीं है। नहीं, मगर जब मैं ये बात सुनती हूँ, जैसे सकलैन साहब आपने बात की, सलमान आई कम टुवर्ड्स यू, क्या मतलब आप लोग के ज़माने में भी तो होता था ऐसा नहीं है कि नहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान हॉकी में भी, तब कैसे काम चल रहा था और अब कैसे काम नहीं चल रहा?
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर सवेरा देखा जाए ना तो शुरू से रहा है, बट इतना उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता था। तब परफॉर्मेंस बेस्ड ज़्यादा काम होता था, और जो प्लेयर्स का जो बैच था, और जो जैसे नर्सरी थी, जैसे अभी रेहान ने कहा है कि आप अगर बीज ही नहीं लगाएंगे तो आप एक फलदार दरख्त की उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। तो तब वो बहुत ज़्यादा था, तब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था। मुझे याद है हम इंटरनेशनल टूर से आते थे तो साथ ही हमारा कोई ना कोई डोमेस्टिक इवेंट आगे रेडी होता था। तो वो सारी चीज़ जैसे ही ख़त्म हुई है, जो कि इन्होंने खुद ही की। आप देखें हमारा पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, एक प्राइम टूर्नामेंट है नेशनल चैंपियनशिप, वो साल में एक दफ़ा होती है, वो भी कई सालों से कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। उसकी ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम भी आई थिंक 1.5 से 2 हफ्ते है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो भी आपको कोई गोल्ड कप और ये ऐसे टूर्नामेंट्स नज़र आते हैं, वो कोई लोकल बॉडीज़ जो जिनको इंटरेस्ट है, जैसे अकेडमीज़ का भी सकलैन ने भी नाम लिया है कि इनका भला हो के इन्होंने अभी तक हॉकी को जिंदा रखा हुआ है, ये वो लोग करवाते हैं। ये जाके उन टूर्नामेंट्स में भी चीफ गेस्ट बन के और सोफों पे बैठ के और फ्रंट पे आ जाते हैं कि ये हम करवा रहे हैं, कि फेडरेशन। तो अगर आप देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का डोमेस्टिक कैलेंडर, आप आजकल इंटरनेट का दौर है, आप इनकी वेबसाइट खोलें। मैं तो अक्सर खोल के कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो वो कह देते हैं कि ये डोमेन ही डाउन है। सो आप कोई अपडेटेड ही नहीं है, आपको बहुत पुरानी चीजें भी नहीं है। एंड देन डोमेस्टिक अगर कैलेंडर इनका देखें तो उधर आपको कुछ नहीं नजर आता सिवाय चैंपियनशिप के। कोई आपकी अंडर 16, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 21 कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही नहीं। ये जो भी प्लेयर्स गए हैं अंडर 18 एशिया कप खेलने, इनका सा कैंप लगा है, एंड उसके बाद भी जिस दिन ये पहुंचे हैं उसके कुछ घंटों बाद आई थिंक लेस देन 10 आवर्स उन्होंने मैच खेलना था। तो फिर आप मैनेजमेंट में देख लें, इतनी क्या रॉकेट साइंस है कि आप अपनी एक टीम की ट्रैवलिंग प्लान भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इससे साफ परफॉर्मेंस का ही पता चलता है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू से रहा हुआ है, ये हमारी कंट्री का एक, आप कह लें हर चीज में ना है, टीम को प्रिपेयर कर सकते हैं, ना टीम की ट्रैवल कर सकते हैं। फिर जब मैं सोचती हूँ कि जब यंग लोग, मैं सलमान एक ब्रेक पर जाने वाली हूँ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस डिस्कशन को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। मगर जब सकलैन के पास भी मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ कि जब आप इन यंग लड़कों को, यंग बच्चों को अब जब हॉकी सिखाते हैं, वो सवाल नहीं पूछते किसको देख के हम खेले, किसको देख के हम समझे कौन है हमारा आइडल, कौन है हमारा हीरो, या वो कहीं बाहर से ढूंढ रहे हैं हीरोज। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी के इर्द गिर्द ही हो रही है। बट पाकिस्तान हॉकी की जब मैं बात करती हूँ, सकलैन आई वुड कम टुवर्ड्स यू, यंग बच्चे और अंडर 13 के बच्चे आपके पास हैं, जिन जो टीम आपने बनाई हुई है, बट क्या वो बच्चे सवाल नहीं पूछते हम किसको देख के सीखें, हम किसको आइडियलाइज करें, कौन है हमारे हीरो? बिकॉज ना मोटिवेशनल कहीं से मॉनिटरी मोटिवेशनल है कि कोई मोनेटाइजेशन की मोटिवेशन हो, कोई सेलिब्रिटी स्टेटस की मोटिवेशन हो, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को बहुत कम लोग जानते हैं। फिर क्या मोटिवेशन है इन बच्चों के पास? जी बिल्कुल ही सवेरा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। आप ये देखें कि मेनली ये चीज़ है कि हॉकी में जो है वो सिक्योरिटी कोई नहीं है, जॉब सिक्योर कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लीग कोई नहीं हो सकी अभी तक। आप बांग्लादेश और ओमान जैसे कंट्रीज़ को देखें कि उन्होंने प्रोफेशनल लीग जो है वो करवा दी हुई है, और इंडिया जो है वो बहुत देर पहले हॉकी में करवा चुका है। वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंट सामने आता है और अपने यंग्स। फिर एक जो मेन चीज़ जो देखने में आई है कि हमारे जो स्टार्स प्लेयर जिस तरह रेहान है या सलमान अकबर खेलते रहे, वसीम है, ये भी अपने पीक के ऊपर, सोहेल अब्बास थे पीक के ऊपर जब ये आए खेल रहे थे, तो ये इन्होंने भी जो है वो बाहर को प्रेफर किया कि बाहर जाके काउंटी खेलें जाके। तो यहाँ पे डोमेस्टिक, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है कोई नहीं, नेशनल लीग के अलावा कोई ऐसी चीज़ है कोई नहीं कि यहाँ पे बच्चे देख सके। मैंने जब हॉकी जब स्टार्ट की और मैं देखता था कि शहबाज सीनियर जब खेल रहे थे, उनको देख के अपना आइडियल, हनीफ खान, कलीमुल्ला, ये एंड वाली बात है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो नवीद आलम खेलते थे, इस तरह ताहिर जमान जो है वो उनकी बरसी भी गुजरी है नवीद साहब की। हाँ जी, वो कहते दुनिया से चले गए कि आइन कानून के मुताबिक चलाएं। वो ना आइन है, वो मोम की नाक है, मोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज़ जो है वो, जिस तरह आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो बड़ा एक सच्चा और खरा इंसान था और हमेशा हॉकी की बेहतरी के लिए वो बात करते रहे। तो इस तरह के हमारे जो देखने में हम अपने सीनियर को देखते थे वैसा बनने की कोशिश करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक ऐसे सेक्रेटरी साहब आए जिन्होंने पाबंदी लगा दी, 30 साल से ऊपर बैन कर दिया
प्लेयर्स को, और जितने भी ये स्टार्स प्लेयर थे, मुदस्सर साहब ने लगाई थी? नहीं, ये आसिफ बाजवा साहब आए थे। अच्छा, उन्होंने लगा दी 30 साल के ऊपर जो है वो नहीं, मतलब कि हमारे प्लेयर जो है वो नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक हॉकी में। अच्छा, तो ये एक बड़ा जो है ना उनका ये भी पर्सनल। अच्छा, आपने कहा 30 साल से। सलमान साहब अब यहाँ पर मौजूद हैं, रेहान भी मौजूद है। कथा कलामी की बात चाहूँगा। सलमान की जो 2010 की टीम थी, आपका क्या ख्याल है, ये क्यों टूट गई गोल्ड मेडल जीतने के बाद? ये अभी एक बात की सकलैन ने कि 30 से ज़्यादा वाला नहीं खेलेंगे। वो तो ये भी कहा गया कि मैनेजर और सेक्रेटरी को बैक वक्त ये दो ओहदों पर नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी को मैनेजर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में सेक्रेटरी मैनेजर भी बने। 10 साल 20 साल पहले वो उस पर एतराज़ करते रहे। टीम क्यों टूटी आपकी 2010 की? उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान सबसे पहले जो है वो ये हुआ कि आपको उसके बाद एक टीम ही नहीं मिली। हम वही टीम थे 2010 में जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया था। तो उसकी टीम टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उस मैनेजमेंट में मिशेल के साथ जो लोकल मैनेजमेंट थी उसमें जो लोग थे दे वर नॉट हैप्पी कि वो फ्रंट पे नहीं आ रहे और प्लेयर्स की ज़्यादा बात की जा रही है और एक गोरे कोच को लाइमलाइट मिल रही है। तो उन्होंने जो बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स खेली वो मुझे भी पता है, रेहान को भी पता है, हम टीम में थे तब। एंड आप देखें कि उसके बाद जब मिशेल को जिस तरह से निकाला गया, टीम तोड़ी गई, मिशेल को निकाला गया और वही लोग फिर पावर में आए कोचिंग स्टाफ में। तो ये वो माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी का ये हाल हुआ है। एक अच्छी वाली टीम बनी हुई थी, हमने बड़ी उसी साल में हम वर्ल्ड कप में लास्ट बॉटम भी हमने फिनिश किया था। उसके बाद से रीबिल्ड किया हमने, दोबारा हम सारे इकट्ठे हुए एंड ऑल दैट, फिर हमने एशियन गेम्स जीती। और लेकिन वो भी इनसे हजम नहीं हुआ। इनकी मुझे जो लगता है कि इनका माइंडसेट ये है कि ये अभी भी अपनी ग्लोरी को ही आगे रखना चाहते हैं। ये आप कभी भी देख लें, कोई भी प्लेयर इंडिविजुअल भी इवन अगर सामने आता है या परफॉर्म करता है तो ये उसका नाम तक भी नहीं लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कैंप किए हुए, ऐसे ऐसे मैनेजमेंट के साथ काम किया हुआ कि जब मीडिया ग्राउंड पे आता था तो वो कहते थे कि हमने प्लेयर से इंटरव्यू करना है और कोचिंग स्टाफ कहता था कि नहीं, आप प्लेयर से नहीं कर सकते, आप हमसे करें। एंड देन दे स्टार्ट टेलिंग यू कि जी हम फलां सन में ये जीते, हम ये जीते, मेरे पास ये मेडल है, मेरे पास वो मेडल है, हम ये करें वो करें। हमारी ट्रेनिंग जिस दिन मीडिया में ग्राउंड में मीडिया के कैमरे ज़्यादा आते थे तो हमारा कोच हम अक्सर कैंप्स में आता था तब आता था ग्राउंड में। सो इनका माइंडसेट ये है। और 2010 की टीम टूटने की वजह भी पीछे ही वो जो हमारी इंटरनल हॉकी की पॉलिटिक्स है, एक प्रोफेशनल जेलसी है, खुद ये परफॉर्म कर नहीं सकते, ये पावर में रहना चाहते हैं, पावर में रह के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। इन्होंने जो इवेंट जीते हुए हैं एंड दैट इज लॉन्ग टाइम अगो। और आज की हॉकी को देखा जाए और आज की जो प्रोफेशनलिज्म को देखा जाए, ये दूर दूर तक उसको मैच नहीं करते हैं। सो दैट वाज द रीजन, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि हम अगर उसी टीम को कैरी ऑन किया जाता, कोच को रखा जाता, वी वर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। हम बड़ी एक पीक पे थे। हमें हमारा जो माइंडसेट मिशेल ने बनाया हुआ था एंड वी वर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ओलंपिक्स। एंड देन ओलंपिक्स में भी तोड़ जोड़ करके ये लोग खुद चले गए एंड फिर सबने उसके बाद आप देख लें 2014 में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला एंड लेटर ऑन आप देख लें कि पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल हुआ। जी भट्ट साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ इसको, क्योंकि बात सबसे पहले तो अग्री करते हैं इस पूरी बात से कि मैं इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दूं कि ये हुआ क्यों था 2010 में। बेसिकली 2010 का फाइनल, सेमीफाइनल हम जीत गए, फाइनल में हम पहुंच गए। फाइनल से 8 घंटे पहले सेक्रेटरी जनरल वहां पे पहुंचे हमारे पास सारा कुछ, और उन्होंने 4-5 सीनियर प्लेयर्स को बुला के $300 दिए। और $300 देने के बाद उन्होंने कहा कि ये आखिरी पैसे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, पीछे सब कुछ खाली है, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कल का फाइनल जीतो तो फिर देखो क्या नज़ारे होते हैं पाकिस्तान हॉकी के। हमने कहा ठीक है जी। अच्छा, हम लोग फाइनल जीत गए। अब फाइनल जीतने के बाद नज़ारे तो वो उन्होंने लिए, तो हमें क्या पता था कि हमने फाइनल जीतना है, सारा पैसा जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल जाना है और उसके बाद हम लोगों ने ही टीम में नहीं होना। बिकॉज इसके पीछे वजह ये थी कि वो सारे कहना था कि ये आखिरी 300 सिर्फ आपके हैं, इसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको, ये रियलिटी है। ये ऑन एयर में बात करूं, ये रियलिटी है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बैठ के कहा अब तो आ गए हैं पैसे हमारे पास, अब ये जो हमारी आंखों में चुपते हैं ना, जो सामने बात करते हैं। कर्नल मुदस्सर साहब तो सेक्रेटरी नहीं थे? नहीं, उस वक्त जो उन्होंने कहा वही सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि ये तो हमारी आंखों में सकलैन हो गया, रेहान हो गया, सलमान अकबर हो गया, सुहेल अब्बास हो गया, वसीम हो गया, ये तो प्लेयर पावर है, ये तो हमें बोलने भी नहीं देंगे। सबसे पहले उन्होंने मिशेल को हटाया, उसके बाद इन 5 प्लेयर्स को टीम में कैंप में भी नहीं बुलाया। मींस के उन्होंने कहा अब हम नई टीम बिल्ड करेंगे 2012 ओलंपिक्स के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी की जी। और उसके बाद क्या हुआ, 2012 में इन्हीं सब को वापस रिकॉल किया गया, इन्हीं प्लेयर्स को जब वापस रिकॉल किया गया तो हमारा क्या कसूर था कि हम 1.5 साल इंटरनेशनल हॉकी से दूर रहे, गोल्ड मेडल जीतने के बाद, जी गोल्ड मेडल जीतने के बाद। और उसके बाद 2012 की टीम में आप यकीन करें सिर्फ वो 2010 की टीम ना टूटती और वो 2012 तक चलती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पाकिस्तान ओलंपिक्स का कोई मेडल लेके आता। तो ये खुद ये नहीं चाहते कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम पावर में बैठे रहे। थिंक टैंक जो अल्टीमेटली जो कहने का मकसद है कि जो थिंक टैंक है ना, वो मैनेजमेंट इज वेरी पुअर फ्रॉम पाकिस्तान। कि उन्होंने टूर्स में हो तब वो मैचेस अरेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान 2012 के जो भारत में वर्ल्ड कप ना पार्टिसिपेट कर सका, इतने बड़े हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे जो अपने आप को जो है वो हॉकी का किंग कहते हैं, वो वीजे अरेंज नहीं कर सके। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। मतलब थिंक टैंक में थिंकिंग एबिलिटी नहीं। 2006 में भी ऐसा ही हुआ कि हम वर्ल्ड कप में जो है वो 5वें नंबर पे आए, उसके साथ एशियन गेम थी। तो हमारे जो शनाज शेख साहब थे वो उस वक्त पावर में आ गए और लेके भी हम ही आए गलती से। उस वक्त जो है वो मैनेजमेंट चेंज, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेयरों को निकाल दिया बीच में से। तो हम एशियन गेम, मैंने उनको समझाया भी, अब जमाली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमारे जो है वो प्रेसिडेंट थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें मैं सेंटर हाफ खेल रहा हूँ, मेरे सामने जितने भी ये फॉरवर्ड्स हैं मैं इनको पास देता हूँ, ये बेस्ट प्लेयर होते हैं, ये टॉप स्कोरर होते हैं, आप देखें इनके गोल तो देखें। मैंने कहा आप मुझे निकाल देंगे, मैं बैक बॉल कभी आपका दिल नहीं करता था कि रेहान को पास दें, खुद ही आप चाइना से भी हार जाएंगे। मैंने चैलेंज किया था जमाली साहब को, और जो शनाज शेख साहब कहते नहीं यार हम भी ऐसे ही करते थे जब खेलते थे ना, हम छोड़ा तो हम भी यही कहते थे कि यार हमारे बगैर टीम नहीं चले। मैं कहा वो ज़माना और सारे 11 अच्छे थे, अभी हमारे 5-6 प्लेयर अच्छे हैं, बाकी तो नहीं इतने अच्छे। हम चाइना से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान हार गया था एशियन गेम में, सेमीफाइनल। तो ये इस तरह के जो है थिंक टैंक जो है वो एक कह लें कि थिंक टैंक बड़ा एक जो है वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, ये नहीं है कि उनकी ग्लोरी साथ, जिस तरह सलमान ने कहा कि वो अभी तक वो 1986 का गोल्ड मेडल साथ दिए बैठे हैं, जी हमारे पास ये गोल्ड मेडल है, 94 का भी ये देखें। थिंक टैंक्स का तो मसला है। एक मसला और जो कि बिकॉज वक्त का मुकाबला, सलमान आपकी तरफ मैं जरूर आना चाहूंगी। इतनी दूर बैठ के जब आप पाकिस्तान टीम के गोलकीपर्स को देखते हैं, हमने नेशंस कप में भी देखा, अभी अंडर 18 में भी जो है आपको गोलकीपर कोई अच्छा नहीं मिल रहा, कोई आपको दिल में कुछ अजीब सा होता है कि क्या पाकिस्तान हॉकी में अब ये गोलकीपर्स हैं? अपने आप को ब्लेम करते सलमान कभी कि मैं सिखा देता यार? ब्लेम नहीं, अफसोस होता है, बिल्कुल होता है। ब्लेम मैं अपने आप को क्यों करूं? इट्स नॉट माय जॉब टू क्रिएट और ब्रिंग अप गुड गोलकीपर्स इन पाकिस्तान। ये भी एक बड़ी पूरी गेम में एक वाहिद पोजीशन है जो कि बड़ी स्पेसिफिक है, और इस पे आप देख लें कि कोई कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर आप देखें कि मेरे बाद इमरान भट्ट आया था, उसने थोड़ा सा उसका लंबा करियर हुआ था, उसके बाद आप गोलकीपर्स की आप परफॉर्मेंस देखें रिसेंट पास्ट में भी तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। एक आधा मैच वो उसमें थोड़ा परफॉर्म कर जाएंगे, बट इन जनरल आप टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट देखें तो कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान के गोलकीपर्स की नहीं आई। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप गोलकीपर्स तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकें, लेकिन आप कोई गोलकीपर ट्रेनर ही नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे पाकिस्तान में। आज भी अगर आपका जो कोचिंग स्टाफ है उसमें अगर आप कोई भी गोलकीपर ट्रेनर का भी कोई नाम सुनने को मिल जाता है तो मुझे याद करना पड़ता है कि ये बंदा कहाँ का है, इसने कभी गोलकीपिंग किया है या इसका बैकग्राउंड क्या है गोलकीपर ट्रेनर का। सो ये भी एक फेडरेशन का ही काम है, लेकिन आप कभी देख लें आपको कोई प्रोफेशनल गोलकीपर ट्रेनर पाकिस्तान में कभी भी, जब मैं खेलता था 2004 में रोलन जेनसन आया था, एंड दैट वाज मैं उस साल में मुझे अच्छी तरह से याद है, आई वाज थिंकिंग कि मैं जस्ट क्विट करूं, मेरा कुछ फ्यूचर नहीं मुझे नजर आ रहा था। बट व्हेन ही केम, वो एक प्रोफेशनल गोलकीपर ट्रेनर था, उसने मुझे ट्रेनिंग कराई, देन आई नेवर लुक बैक। उससे पहले जब मेरी जो बेसिक्स हैं वो शाहिद अली खान थे, उन्होंने जितनी मेरे पे काम किया, बट वो एक पुराने स्टाइल की ट्रेनिंग थी, लेकिन उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इन जनरल मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर ये जो फाइनेंस और पॉलिटिक्स और पावर गेम खेलना बंद करे और इन चीज़ों पे ध्यान दे। आप आज देख लें नेशन कप में जो कोचिंग स्टाफ है, आपने हेड कोच का सिर्फ काम होता है
कि उसने मैच प्लान करना है, उसने ट्रेनिंग स्केड्यूल करनी है, उसके साथ ट्रेनर होते हैं, स्टाफ होता है, पाकिस्तान हॉकी के साथ भी है। आपने सारी की सारी जिम्मेदारी हर चीज ताहिर जमान को करनी पड़ती है। उन्होंने हर चीज के लिए एक अलग वो होना चाहिए। एक आखिरी एक छोटा सा कमेंट मैं सकलैन साहब से लेना चाहती हूँ, बिकॉज़ लास्ट 50 सेकंड्स हियर। अभी जो पाकिस्तान टीम के 2 साल से कोच है वो सियालकोट के, वो हमारे जो जी क्या नाम उनका, साबर। देखिए ना ही हॉकी खेले हुए, ना ही उनका कोई कैरियर। गोलकीपर कोच है, और गोलकीपर पाकिस्तान टीम के कोच हैं, क्योंकि सियालकोट के हैं। और ये टोटल डिसीजन 20 सालों में, देखिए मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये जितने भी थिंक टैंक और ये निचोड़ है ना, एक ही बंदे जो है वो कर रहा है। आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी रहे हैं, हाँ। अभी भी वही ये सारे प्लान कर रहे हैं। और तमगा इम्तियाज 20 सेकंड रह गए हैं, ये वही हाल हो रहा है जो पाकिस्तान हॉकी की थिंक टैंक का हाल हुआ है। हमने जो है बस यहाँ पे एंड करना है शो को, बट विद दैट राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज द कोर प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा बादशाह को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।